कोरोना वायरस के इलाज को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को घरेलू उपचार से हराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर स्टीम को लेकर पोस्ट वायरल हो रही हैं। पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि स्टीम के जरिए कोरोना वायरस का अंत संभव है। इसके अलावा काढ़े से कोरोना को मात देने के भी दावे हो रहे हैं। साथ ही विटामिन सी और डी को लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना के इलाज में ये दोनों कारगर हैं। इन सभी सवालों पर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। क्या ये जो तमाम चीजें वायरल हो रही हैं इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना चाहिए? कितना कारगर है होम क्वारंटीन, और होम क्वारंटीन के दौरान, होम आइसोलेशन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या क्या वो चीजें हैं जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को करनी चाहिए, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीपी व्यास जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, डॉक्टर पीपी व्यास हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, प्रभारी रिसर्च डिवीजन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। डॉक्टर पीपी व्यास, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी हाँ। सर, सवाल यही जिस चीज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि घरेलू उपाय कितने कारगर, घरेलू उपाय कितना बचाएं। कहा जाता है कि आप स्टीम लीजिए घर पर, अगर होम आइसोलेट हो रहे हैं तो आप काढ़ा पीजिए और ये आपको कोरोना से काफी दूर ले जाएगा। कितने कारगर हैं सर ये उपाय? निश्चित रूप से कोविड-19 की जो महामारी इस समय पूरे विश्व में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, और संपूर्ण जो चिकित्सा वैज्ञानिक इसके समाधान में जुटे हुए हैं। सरकारें विभिन्न प्रकार के युद्ध स्तरीय प्रयासों में 24 घंटे जुटी हुई हैं। इन सभी रेमेडियल जो करेक्टिव स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं विभिन्न स्तरों पर जी, उनके बीच में हम यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए घरेलू नुस्खों की प्रभावशीलता का यदि हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से आज यह खुलकर के कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में बताए हुए विभिन्न जो उपाय हैं वे आज बहुत अधिक उपयोगी और बहुत अधिक प्रासंगिक बने हुए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में माननीय कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी के कुशल नेतृत्व में गिलोय घनबटी पर एक बहुत अच्छा कोरोना पॉजिटिव रोगियों पर अध्ययन किया गया था जी। और वह शोध कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने संदर्भ संग्रह में उसको चुना है। यह जोधपुर और राजस्थान और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आयुर्वेद की बहुत सारी जड़ी बूटियां और भाप है, और नाक में जो है औषधीय तेलों का जो नाक में जो एप्लीकेशन है, गरारे हैं गर्म पानी के, हल्दी के गरारे हैं, नमक के गरारे हैं, इत्यादि जो प्रभावशील जो उपाय हैं उनका इस समय बहुत अधिक लाभ देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जो गर्म पानी की भाप है उससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो कोरोना का जो प्रभाव, जो लक्षण देखे जा रहे हैं, उन लक्षणों का समाधान तुरंत राहत देने वाला इस गर्म भाप के माध्यम से होता है। ऐसे ही यदि मेडिकेटेड ऑयल जैसे षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, या तो सरसों का तेल है या तिल का तेल है, इनको यदि हम 2-2 बूंद यदि नाक में अंगुली के सहयोग से भी लगाएं तो भी जो श्वसन मार्ग के माध्यम से जो संक्रमण आने वाला है वो वहीं तक लिमिटेड हो जाता है। और गर्म जो भाप का जो टेम्परेचर है उससे यह वायरस काफी हद तक मर जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। तो जो है गर्म भाप का इसमें बहुत अधिक उपयोग देखा गया है। नाक में जो औषधीय तेल हैं उनका एप्लीकेशन
जो नेजल ड्रॉप के रूप में या अंगुली के हेल्प से लगाने पर भी बहुत अधिक लाभ देखा जा रहा है, खासतौर से बचाव की दृष्टि से। और आयुर्वेद में बहुत सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स के जो काढ़े के जो नुस्खे बने हैं जी, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ जन जन में वितरित हो रहे हैं कैंपों के माध्यम से, उन काढ़ों में से एक जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने जो बनाया है, वात श्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ, जो मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूं जी। यह काढ़ा अत्यंत लोकप्रिय हुआ है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो जड़ी बूटियां जो मिली हुई हैं, जो आम जनता के रेफरेंस के लिए, उनको नोट करने के लिए मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। तो सर ये जो काढ़ा आप दिखा रहे हैं ये हर जगह अवेलेबल है? जी जी, मैं बोलना जारी रखूं? हाँ डॉक्टर व्यास, मेरा सवाल ये था, आपने जो काढ़ा दिखाया है इस तक पहुंच कैसे बनाए लोग? क्या ये हर जगह पर अवेलेबल है ये चीज, या फिर इसका कोई नुस्खा है जिसे घर पर ही तैयार किया जा सकता हो? यह इसकी जो औषधियां हैं वे हर गांव शहर में उपलब्ध हैं। अच्छा। और मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो नोट कर सकते हैं। अड़ूसा या वासा जिसे हम बोलते हैं जी, कंटकारिया कटेरी जी, हल्दी जो हर घर में उपलब्ध है, गिलोय, सौंठ जी, भारंगी, तालिस पत्र, भूमि आंवला, मुलेठी जी, तुलसी पत्र, काली मिर्च और लौंग, इन अच्छा। सब जड़ी बूटियों को हाँ, हम जो है पंसारी की दुकान से, मार्केट से, और इनके मिश्रण से काढ़ा तैयार हो जाएगा। तो इनको जो है लौंग और जो है हाँ। ये सभी जो मैंने पहली 10 जो जड़ी बूटियां बताई है, ये समान भाग में लेनी है। 10-10 ग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल अड़ूसा, कटेरी, हल्दी, गिलोय, सौंठ, भारंगी, तालिस पत्र, भूमि आंवला, मुलेठी और तुलसी, ये जैसे अपन बराबर बराबर 10-10 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। तो काली मिर्च जो है वो 4 ग्राम लेनी है और लौंग केवल 1 ग्राम लेनी है। ऐसी ये 12 जड़ी बूटियां, इनका जो है जोकुट चूर्ण जो अपन इमाम दस्ते में भी कूट करके बना सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर एम.के. गुप्ता भी जुड़ गए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एम.के. गुप्ता। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर हम बात आज होम रेमेडीज की कर रहे हैं, घर पर किस तरह से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप तस्वीर आप देख ही रहे हो, राजस्थान की हालत, क्या पूरे देश की हालत छुपी हुई नहीं है। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर नहीं है, तमाम जगहों पर कंडीशन ही जा रही है। तो अब आखिरी रास्ता यही बचता है कि घर पर ही पेशेंट अपना इलाज खुद कर लें, भगवान भरोसे, खुद के भरोसे ही रह ले तो ज्यादा उपाय बढ़िया है। सर मुझे जानना है गुप्ता साहब कि घर पर अगर आइसोलेट होना है तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो एक मरीज को, कोरोना पॉजिटिव को करनी चाहिए होम रेमेडीज को लेकर? देखिए, कोरोना का जो सेकंड वेव है ये बहुत ही बड़ा, जो आपने देखा होगा, इसमें विकराल रूप ले लिया है और ये अभी अनकंट्रोल हो चुका है। मतलब एक कम्युनिटी स्प्रेड जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंच चुका। हर घर में अगर एक हो तो सारे परिवार को हो रहा है। तो आपने संसाधन भी अभी जो है वो काफी सीमित है। अब हमें क्या सोचना है, क्या करना है, किसको एडमिट होना चाहिए, किसको घर पे रहना चाहिए, फिक्स गाइडलाइन है हमारी। उसके अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो ये समस्याएं हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं, जो हमारा जो अव्यवस्था हो रही है उसको सुधार सकते हैं। तो आपने जो पूछा कि घर पे अगर किसी को रहना है तो क्या ध्यान रखना है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सी गाइडलाइन है कि अगर आपको फीवर है, आपको बॉडी एक है, आपको सिम्टम आ रहे हैं कोरोना से संबंधित और आप कोरोना टेस्ट कराया और आपको पॉजिटिव आ गया, तो आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है। जिस दिन सिम्टम आता है तभी आइसोलेट करने, आप वेट ना करेंगे, रिपोर्ट आएगी तब मेरे को पता चलेगा। आपको जैसे फीवर आता है या बॉडी को होता है, आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए। घर में अगर बड़े आदमी है उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, अपने आप को आइसोलेट करिए, अपना टेस्ट करवाना है। उस समय तक हमें सिंपल जो हमारी फीवर की टेबलेट्स है, डोलो या पैरासिटामोल जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी एज या अपनी जो वेट के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं, परामर्श के हिसाब से।
वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे फीवर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही हमारी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है, सपोज पॉजिटिव आती है, तो हमें उस समय उस रिपोर्ट के आधार पे आपको देखना है कि हमारे सिम्टम कितने हैं, और हमें एक इजीली आजकल जो पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है वो खरीद लेना चाहिए, और एक थर्मामीटर, ये दो हमको घर पे रखना चाहिए। अगर हमारा सैचुरेशन, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं, ऑक्सीजन का लेवल है, वो अगर वो 93 या 94 है, तो हमें कोई चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और हम वो बेसलाइन हमारा देख लें कि हमें आज जिस दिन हमें सिम्टम शुरू हुआ था उस दिन हमारे सैचुरेशन कितना है, वो आप नोट कर ले। 97, 98, 99 ये आपको मिलेगा उस दिन, जिस दिन पहले दिन सिम्टम होगा, उसको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर नोट कर लीजिए। ये जो वायरस है ये 3 दिन तक अमूमन फीवर करता है, आपकी बॉडी एक और फीवर रहेगा शुरू के 3 दिन तक। उस 3 दिन तक आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पैरासिटामोल को लेके या किसी तरह से अपने बुखार को कंट्रोल करना है। अब अधिकतर लोगों में ये 3 से 5 दिन में स्वतः खत्म हो जाता है, आपको ज्यादा सिम्टम नहीं देता है, आपका सैचुरेशन मेंटेन है, आपका फीवर चला गया 3 दिन बाद में, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 7 से 10 दिन आइसोलेट रहिए और उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। सेकंड ग्रुप जो होता है उसमें क्या होगा कि आपको 3 दिन में बुखार चला गया, चौथे या 5वें दिन से आपको खांसी शुरू हो जाएगी, ये सांस में लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा थोड़ा ड्रिप होना शुरू हो गया, जैसे 97 की जगह 96 आ गया, 95 आ गया, 94 आ गया। अगर इस तरह के सिम्टम हमें आते हैं तो हमें 5वें दिन से 7वें दिन के बीच में एक सीटी स्कैन कराना होता है, HRCT इसको बोलते हैं। तो हमें ये आइडिया देता है कि हमारा ये जो वायरस है ये लंग्स में चला गया, जिसको हम पल्मोनरी फेज कहते हैं। ये फेज थोड़ा सा सावधानी रखने का है, ये फेज थोड़ा खराब होता है, इसमें जितना जल्दी हम इसको कंट्रोल करेंगे हमें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आपको ये सिम्टम दिखाई दिए कि मेरा 5वां दिन है और मेरे को खांसी भी शुरू हो गई है, मेरे को सांस में थोड़ा सा भारीपन लग गया और मेरा सैचुरेशन फॉल हो गया है, तो हमने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद देखा कि हमारे लंग्स में आ गया है। अगर नहीं आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो मैंने बताया कि पैरासिटामोल लेके और अपना विटामिन वगैरह लेके अपने कंट्रोल करना है। अगर लंग्स में आ जाता है तो हमें इसके साथ सबसे बेस्ट जो दवाई है अभी जो रिकमेंडेड है वो स्टेरॉइड लेना है। ठीक है, वो स्टेरॉइड हमें और एक एंटीकोगुलेंट, ये हमें तुरंत स्टार्ट करना है जैसे हमारे लंग्स में हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो हमने जैसे स्टार्ट किया, अपना वेट, हमारा जो लंग्स का क्या स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग वेट अपन को लेना होता है, जिसमें सबसे बेस्ट दवाई है अपना जो डेक्सामेथासोन आता है या प्रिडनिसोन आती है, वो टेबलेट हम स्टार्ट कर देते हैं। एक एंटीकोगुलेंट जिसको अपेक्सिविन हम कहते हैं, वो 5 mg स्टार्ट कर दी आपने। 3 दिन में आपने देखा कि आपका सैचुरेशन भी मेंटेन हो रहा है, 95, 96 ही चल रहा है, आपकी खांसी भी कम हो गई है, तो अमूमन 5 से 7 दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये अमूमन 30-40% लोग में। लेकिन अगर आपकी दवाई लेने के बाद भी आपका सैचुरेशन फॉल होना लगातार जारी है और आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपका सैचुरेशन 93 से नीचे शुरू हुआ गया, हमें तुरंत बिना विलंब हुए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, ताकि हम सीवियर न बने। हमारे सैचुरेशन 93 से नीचे जाता है तो तो हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और फिर अपन व्यास सर, तो ये सर मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। व्यास सर मुझे बताइए, हम स्टीम और काढ़े पर आज हमारा फोकस है। काढ़ा किस तरह से बनाया जाए आपने बताया, किस उम्र वर्ग के लोगों को ये काढ़ा और स्टीम दिया जा सकता है? क्या बच्चे भी इस काढ़े को काम में ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं? यह काढ़ा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इस काढ़े को छोटे बच्चे से लेकर के और वयोवृद्ध व्यक्ति सभी इस काढ़े को समान रूप से ले सकते हैं। मात्राओं का अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन यह काढ़ा जो है हर उम्र में अत्यंत लाभदायी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या रिजल्ट सर काढ़े का और भाप का, स्टीम का, कितना रिजल्ट आप मानते हैं? कोरोना में कितनी कारगर है दोनों चीजें? ये कोरोना संक्रमण जो है ये कंबाइंड अप्रोच का जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता बताता है। इसमें जो है कुछ अत्यावश्यक जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो भी अपने स्थान पर ली जानी चाहिए। साथ में जो है, चूंकि हम सभी जानते हैं केमिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट भी साथ में आते हैं और उनसे बचने के लिए और रोगी को नेचुरल माध्यमों से राहत प्राप्त करने के लिए ये काढ़े अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं। तो इसलिए इन काढ़ों का दिन में 1 बार या 2 बार अवश्य उपयोग करना चाहिए
यहाँ जो मैंने सामग्रियां आपको बताई थी जी, उसमें से 10 ग्राम यानी 2 चम्मच जो है 200 ml पानी में धीमी आंच पर बॉईल करना है। और जब चौथाया रह जाए अर्थात 200 ml पानी में से 50 ml पानी शेष रह जाता है तो उसको छान करके उसको पिया जा सकता है। और जो नॉन डायबिटिक पर्सन हैं वे इसमें गुड़ या शहद भी मिला सकते हैं, और जो डायबिटिक पर्सन है उनको मीठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो ये औषधियां हैं 12 प्रकार की औषधियां जी, ये औषधियां सम्मिलित रूप में एंटीवायरल हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, हमारे संपूर्ण श्वसन संस्थान, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये जो वायरस है ये नाक के जरिए और गले के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है, फिर आपके लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, और इसलिए स्टीम जितना ज्यादा हो सके, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना ज्यादा हो सके गर्म पानी से भाप लीजिए, उससे वायरस नष्ट हो जाता है। कितना सही सर ये? यह अभी तक जो भी साल भर से जो शोध कार्य हुए हैं उनसे यह प्रमाणित हुआ है कि गार्गल्स के माध्यम से जो नेजोफेरेंजियल जो रीजन है वहां पर जो वायरल कॉलोनाइजेशन हुआ है उसको पूरी या अधिकांश मात्रा में उसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा सकता है। अच्छा, डॉक्टर एम के गुप्ता, देखिए कहा जाता है, कहते हैं कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, और आप वो चीजें लें जिनमें ये सारी चीजें आपको मिले, ऐसा भोजन करें आप। तो ये दर्शकों को, ये एक आम आदमी को कैसे पता चले, कैसे जानकारी रहे कि इन चीजों में विटामिन है, प्रोटीन है, फाइबर है, कौन सी चीजें सेवन करनी चाहिए, कौन सी नहीं, किस तरह की डाइट रखनी चाहिए? देखिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो सभी तरह के खाने में मिलता है हमको, लेकिन जैसे विटामिन सी के लिए हम बात करें तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट है यानी जो खट्टी चीजें होती हैं उसमें सब में विटामिन सी होता है, चाहे नींबू हो, आंवला हो, संतरे हो, ये सारे विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। इसी तरह विटामिन डी जो है वो आपको पता है कि मेनली तो धूप से मिलता है, और इसके अलावा आप थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स अगर खाने में रखते हैं तो वो भी हमें विटामिन डी को मात्रा थोड़ा सा देते हैं। फाइबर्स है वो हमारी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, और जो जितने भी आइटम है जिसमें फलूदा जिसको बोलते हैं जिसका फाइबर्स होते हैं, सलाद है उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आटा है, गेहूं को आप बिना छाने बिना उसको निकाले उसका तुस जिसको बोलते हैं वो यूज करें, तो ये सारी चीजें हमारी फाइबर्स डाइट कहलाती है। इस कोरोना में आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होती है, अच्छा खाना खाना होता है, अपनी डाइट को अच्छा लेना होता है, पानी की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा होनी चाहिए, बॉडी में पानी खूब सारा पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे और हमें और सारे सिम्टम्स जो है और हमारी बॉडी पे जो साइड इफेक्ट आते हैं इस वायरस के वो न हो। ठीक है सर, ये भी कहते हैं कि इस दौरान अंडे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लेकिन फिर डर ये रहता है कि बाजार से अगर एग लेके आएंगे तो उसके साथ कहीं वायरस ना आ जाए। दूसरी बात, फ्रोजन फ्रूट की भी बात आती है, क्योंकि आजकल फ्रोजन फ्रूट ठीक है, इस मौसम में अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो फ्रोजन फ्रूट एक कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन फ्रोजन फ्रूट के लिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि फ्रोजन फ्रूट आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे फैट बढ़ेगा। ये आप इस फ्रोजन फ्रूट का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं जो आप बता रहे हो कि एग खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एग सबसे अच्छा प्रोटीन माना गया है अभी, बहुत अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है, और उसमें इन्फेक्शन का आप जब लेके आए तो सबसे वो जो अपने मेन उसको ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धो के, अंडे को भी आप उसको साफ करें, और अंडे का कवर हटाने के बाद अंदर उसमें उसका कोई संभावना नहीं रहती है। वैसे भी आजकल सरफेस का इतना ज्यादा इसमें महत्व नहीं रहा। दूसरी बात जो आपने कहा है कि फ्रोजन, वो उसके लिए हम अभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स और जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं वो शरीर के लिए नुकसानदायक माने गए हैं, तो उसका तो सेवन कम से कम करें। आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश जो मिल रहा है इस मौसम में उसको यूज करिए। आपको पहले का ऐसा नहीं कि ये फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं है, हर फ्रूट्स में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, आप उनका यूज करिए। जो सीजन में जो फ्रूट्स आता है, जो सलाद आपको जो टमाटर प्याज मिलते हैं उनका यूज करिए। तो फ्रोजन फ्रूट्स के लिए तो हम थोड़े से रिकमेंड नहीं करते। ठीक है डॉक्टर व्यास, देखिए 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो घर पर ही रहकर ठीक हो रहे हैं, और आजकल अस्पतालों में तो वैसे ही जाने से लोग घबरा रहे हैं। एक एक्सरसाइज बताई गई है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, वो कितनी कारगर साबित होती है सर? प्रोनिंग कहा जा रहा है इसे, पेट के बल लेट कर
एक्सरसाइज बताई जा रही है, WHO ने भी बताया है, इस एक्सरसाइज को रिकमेंड किया है। कितनी कारगर है सर ये? किस तरह से की जानी चाहिए? किन लोगों को करनी चाहिए? कौन से ऐसे पेशेंट है जिन्हें नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, यह बहुत ही कारगर उपाय जो है हमारे सामने आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को इसकी जानकारी देना चाहता हूं। जी। सभी जानते हैं प्रोडिंग वेंटिलेशन में व्यक्ति को पेट के बल यानी उल्टा लेटना होता है, लेकिन उसके कुछ विधि विधान है, वो मैं आपको बताता हूं। जी। जो हिप रीजन है वहां पर एक तकिया रखना चाहिए। फिर जो चेस्ट है वहां पर एक तकिया रखना चाहिए। पेट पर कोई तकिया नहीं होना चाहिए। जी। पेट वाले स्थान जो है, चूंकि श्वास लेने पर पेट आगे पीछे मूवमेंट करता है, इसलिए वहां पर कोई तकिया नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जो तकिए का, जो पिलो का जो सहारा है, वो